हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ कर रहे हो पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी। आप जहाँ पर भी किसी भी अगर स्टेट में आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हर जगह ये यूजफुल होगा। कोई भी है, चाहे आप DSSB की तैयारी कर रहे हो, चाहे KBS की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप UGC नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो। तो क्वेश्चन है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इसका मतलब क्या है, ये स्लोप है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को कहाँ से निकालते, एक एजवर्थ बॉक्स होता है। एजवर्थ बॉक्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करा होता है। जो इस कॉन्ट्रैक्ट करो को जब हम बाहर निकाल लेते हैं, जब दो गुड्स की बात की जाती है, तो ये क्या निकलेगा, PPC निकल कर आएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ निकल कर आएगा। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कराओ ये क्या दिखाता है, ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। यानी कि X गुड्स है और Y गुड्स है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ये दिखाएगा और दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। इसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी होती है वो दी हुई होती है, रिसोर्स क्या होते हैं, दिए हुए होते हैं। यहाँ पर प्राइस ऑफ दो कमोडिटी के वो भी कांस्टेंट होते हैं। इसको क्या है, एक तरीके से जो आप देख रहे हो, तो ये क्या है, जो MRTXY है ये इसका स्लोप है, जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Y के मतलब डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ X डिवाइड बाय मार्जिनल कॉस्ट ऑफ Y इक्वल टू प्राइस ऑफ X डिवाइड बाय प्राइस ऑफ Y। तो ये पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ये ठीक होगा। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाता कि क्लासिकल डिक्टोमी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्लासिकल डिक्टोमी क्या होती है, क्लासिकल जो है, क्लासिकल क्या बोलते हैं, क्लासिकल मानकर चलते हैं कि इकोनॉमी में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। जब ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है तो इसका मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होती है, वर्टिकल होती है। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है। तो ये कहते हैं कि अगर मनी की सप्लाई इंक्रीज की जाती है इकोनॉमी में तो वो आउटपुट को तो इम्पैक्ट करेगी नहीं, क्योंकि जितने भी रिसोर्स ऑफ फुली यूटिलाइज है, जो वो इम्पैक्ट करेगी सिर्फ किसको करेगी, नॉमिनल को इम्पैक्ट करेगी। नॉमिनल का मतलब क्या होता है, मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड तो इंक्रीज होगी, लेकिन उनकी सप्लाई क्या है, कम है। तो सप्लाई कम होने के कारण से सिर्फ उनकी क्या होंगी, कीमतें इंक्रीज होंगी। इसलिए पहले ये डिमांड है और ये प्राइस। अगर मनी की सप्लाई इस टाइम पर बढ़ा दी जाती है तो सिर्फ प्राइस इंक्रीज होंगे। इस प्राइस का इंक्रीज होना ये होता है नॉमिनल। तो इसलिए कहते हैं कि मनी, ये क्या कहते हैं, क्लासिकल डिक्टोमी रेफर्स टू विच, कि क्लासिकल डिक्टोमी में से क्या है, टू सेक्टर और टू सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऐसा कुछ बात नहीं करते हो। फिर है कि उसके बाद है कि इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इज नॉट ऑन द रियल वेरिएबल्स लाइक एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑन प्राइस लेवल। तो क्या करे है कि जो ये है इन्फ्लुएंस नहीं करते किसको, ना तो आउटपुट बोलो, एम्प्लॉयमेंट बोलो, GDP बोलो, इस चीज़ को ये प्रभावित नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या, सिर्फ प्राइस के ऊपर ही प्रभाव डाल दे। इसको हम बोलते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक तो रियल हो गए, एक नॉमिनल हो गए। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंजम्पशन फंक्शन फिटेड बाय साइमन कुजनेट्स टू US इकोनॉमी डेटा फॉर द पीरियड ऑफ 1869 टू 1929। देखिए कंजम्पशन फंक्शन की ये बात करें, कंजम्पशन फंक्शन आपने देखा कि जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है, यानी कि केंज का कंजम्पशन फंक्शन। और उसके बाद बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए जिन्होंने, कुजनेट्स हुआ और बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने क्या किया, जब इसको सर्च किया तो केंज ने क्या बोला था कि जो कंजम्पशन है वो फंक्शन है इनकम का, और जो कंजम्पशन है वो इक्वल टू C प्लस BY। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, एक तरीके से MPC है, या इंड्यूज जो मतलब एक तरीके से जो इनकम के ऊपर जो डिपेंड करता है, इंड्यूज नहीं बोलेंगे इसको, ये हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये इनकम के साथ डिपेंड है, जिसको हम बोलते हैं MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन C डिवाइड बाय चेंज इन Y, की इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। तो उसके बाद देखिए जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कंजम्पशन फंक्शन फिटेड बाय साइमन कुजनेट्स US इकोनॉमी डेटा फॉर द पीरियड ऑफ 1869-1929। अब देखिए देयर अपीयर no constant terms in the linear consumption function so fitted. The APC and MPC were not significantly different. ये क्या करें, ये करें कि जो कुजनेट्स है, कुजनेट्स ने जो डेटा लिया US इकोनॉमी का 1869 से लेकर 1929 का, तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो एक तरीके से कि उन्होंने कहा कि कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म कौन सी, अगर कौन सी होती है, C प्लस BY, तो ये कांस्टेंट टर्म तो करेगी, इस तरीके की कोई कांस्टेंट टर्म उन्होंने नहीं मिली। दूसरा कि APC इक्वल टू MPC, जब ये है ही नहीं तो आप APC कैसे निकालते हो, C डिवाइड बाय Y,
और जो MPC निकालते हो वो क्या निकालते हो, चेंज इन C डिवाइड बाई वाई। तो करें कि जो चेंज इन C डिवाइड बाई वाई, तो करें कि जब ये ना APC और MPC अलग अलग नहीं मिले, APC और MPC दोनों एक दूसरे के इक्वल पाए गए, तो ये क्या सही है। हाँ, जो ये दोनों बातें हैं वो बिल्कुल राइट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि केन्स के बारे में आप जानिए। केन्स ने क्या कहा था, केन्स ने स्टार्टिंग में अपना कंजम्पशन फंक्शन दिया कि C इक्वल टू C0 प्लस BY। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन फंक्शन है, जो कि इनकम क्या है, जब आपकी इनकम जीरो हो तब भी आप इतना कंजम्पशन करोगे। लेकिन ये MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये आपको बताती है जब आपकी इनकम जीरो है तो कंजम्पशन भी जीरो होगा, बिल्कुल ओरिजिन से जो कंजम्पशन आपका स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या, दो टर्म है, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन है, एक MPC जो इनकम के साथ डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर इससे आप APC निकालोगे तो C डिवाइड बाई वाई करोगे, इसको भी वाई इस तरीके से करोगे, इस तरीके से, तो ये वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो APC क्या निकल कर आएगी, अगर निकालोगे तो C0 प्लस B, तो ये आपकी APC निकल आएगी। तो अब ये क्या करें कि MPC अगर निकालोगे तो MPC B आएगी। तो APC और MPC दोनों डिफर करेंगी ना, यहाँ पर अलग अलग होंगे। लेकिन जब कुजनेट्स ने देखा कि ना तो ये इस तरीके की कोई कांस्टेंट टर्म मिली है और ना ही जो APC और MPC है वो अलग अलग मिली है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये हुआ कि एक पजल स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पजल का मतलब क्या है कि दोनों की बात कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। ये केन्स ने कहा था कि C0 यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन भी होता है, और फिर इसने बता दिया कि कुजनेट्स ने ऐसा होता ही नहीं। तो यहाँ पर एक पजल स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ये पजल यहाँ पर स्टार्ट होगी, तो इस पजल के कारण से ही बहुत सारे देखोगे आप, फ्रीडमैन आता है, या फिर उसके लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आती है, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस आता है, तो ये रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस आता है। तो ये सारे के सारे इसके बाद आते हैं। अब ये पजल स्टार्ट हो जाती है इस पजल को सोल्व करने के लिए। तो ये जो है कुजनेट्स ने दोनों बातें यहाँ पर राइट है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैगफ्लेशन। देखिए, एक इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है, और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब कीमतें बढ़ रही होती हैं, जब कीमतें बढ़ रही होती हैं, और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा होता है। या फिर मैं ये बोलूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा होता है। जैसे कि आपने फिलिप्स कर्व के अंदर देखा था कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो जब फिलिप्स कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है शॉर्ट रन का। तो ये क्या दिखाता है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। मान लिया जाए कि बेरोजगारी कब घट जाएगी, अगर इन्फ्लेशन की रेट बढ़ जाएगी तो। लेकिन जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन में जो ये बात अप्लाई ही नहीं होती। और ये स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जब प्राइस भी इंक्रीज करे लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ जाए, तो इसको हम बोलते हैं मतलब एक तरीके से स्टैगफ्लेशन। तो इसका देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टैगफ्लेशन। देखिए, हाई इन्फ्लेशन होता है, ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हाई होती है और लो ग्रोथ रेट भी होती है। और बेरोजगारी की दर जो है ना, बेरोजगारी की दर भी क्या होती है, हाई होती है। लेकिन क्या है, हाई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, तो रोजगार ज़्यादा नहीं होता। तो ये क्या है, ये गलत हो जाएगा इसका। बाकी तीनों की तीनों ठीक है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड रुकिए, हाँ 3 ही क्वेश्चन है।